हम लोगों का जो नया चैप्टर था वो विधायिका था, जैसे द लेगिस्लेचर कहते हैं, और इसमें हम लोग संघीय विधायिका को शुरू कर रहे हैं, फेडरल लेगिस्लेचर को। और इसके अंदर हम लोग राज्यसभा को शुरू करने वाले हैं। राज्यसभा को द काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जा सकता है, और हमारी संसद का एक सदन जो है वो राज्यसभा है, और इसे अंग्रेजी में काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। और इसकी संरचना प्राय वैसी ही है जैसे इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स की है, और थोड़ी बहुत मात्रा में इसे अमेरिकी कांग्रेस के द्वितीय सदन सीनेट के समक्ष में माना जा सकता है। कभी कभी इंग्लैंड की राज्य व्यवस्था के अनुकरण पर इसे उच्च सदन भी कहा जाता था। ठीक है, तो इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। और हालांकि संविधान में ऐसी अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, संविधान में प्रयोग नहीं है ऐसी अभिव्यक्ति का। राज्यसभा का गठन कैसे होता है, तो अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा के गठन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, और इसके अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है 250 हो सकती है, और 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होता है। और जो शेष सदस्य होते हैं वो सारे निर्वाचित होते हैं। और राज्यसभा में प्रत्येक राज्य से कितने सदस्य होंगे इसके लिए जो है, जैसे कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में समान प्रतिनिधित्व का सिद्धांत चलता है, जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ये भारत में नहीं अपनाया गया है। भारत में जो है राज्य विशेष की जनसंख्या को आधार बनाया गया है। यहाँ यह व्यवस्था की गई है कि किसी राज्य की जनसंख्या के पहले 50 लाख व्यक्तियों तक हर 10 लाख व्यक्तियों पर एक सदस्य, तथा उसके बाद प्रति 20 लाख व्यक्तियों पर 20 लाख व्यक्तियों पर राज्यसभा में एक सदस्य होगा। और जो संविधान का चौथी अनुसूची है, चौथी अनुसूची है, इसमें जो है सभी राज्यों तथा संघराज्य क्षेत्र यानी कि यूटीज को राज्यसभा में सीट्स आवंटित की गई है, आवंटित किया गया है। और ये जो स्थान है, जैसे कि कुछ स्थान की सूची देखते हैं, स्थानों की सूची। इसमें जैसे कि अगर हम लोग आंध्र प्रदेश देखें तो इसके पास 11 है, पंजाब के पास 7 है, तेलंगाना के पास भी 7 है, मध्य प्रदेश के पास जो है 11 है, मणिपुर के पास जो है 1 है, बिहार के पास 16 राज्यसभा की सीटें हैं, उत्तर प्रदेश के पास जो है 31 है, पुदुचेरी के पास जो है 1 है, तमिलनाडु के पास 18 है, मेघालय के पास 1 है, केरल के पास 9 है, हिमाचल प्रदेश के पास जो है 3 है, असम के पास 7 है, राजस्थान के पास जो है 10 है, दिल्ली इसके पास जो है 3 है, छत्तीसगढ़ इसके पास 5 है, त्रिपुरा के पास 1 है, झारखंड के पास 6 है, उत्तराखंड के पास 3 है, गोवा के पास 1 है, महाराष्ट्र के पास जो है वो 19 है, सिक्किम के पास 1 है, कर्नाटक के पास 12 है,
मिजोरम के पास जो है 1 है, ओडिशा के पास 10 है, अरुणाचल प्रदेश के पास जो है इसके पास भी 1 है, और पश्चिम बंगाल इसके पास 16 है। इसी तरह गुजरात के पास जो है 11 है, जम्मू कश्मीर के पास जो है 4 है, हरियाणा के पास जो है 5 है, और जो नागालैंड है उसके पास 1 है। एक ये चीजें हैं। और ये जो सूची है ये 2019-20 का है, 2019 का है। कुल जो है कुल मिला के 233 हो जाएंगे, और 12 जो है वो मनोनीत हो जाते हैं, 12 मनोनीत हो जाते हैं, उससे मिला के 245 सीट्स हो जाता है। लेकिन अनुच्छेद 80 में कहा गया है कि अधिकतम 250 होगा। सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी यूटीज को, यानी सभी संघ राज्य क्षेत्र को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। जैसे कि जो हमारा 7वां संविधान संशोधन था, (1956), इसमें व्यवस्था की गई थी कि राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाएंगे, जो संसद विधि द्वारा निश्चित करें। और संसद जो है इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए जो है दिल्ली को 3, पुदुचेरी को 1, जम्मू कश्मीर को 4 स्थान जो है आवंटित किया, और जो शेष 5 संघ राज्य क्षेत्र हैं इसको फिलहाल प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। फिलहाल कोई प्रतिनिधित्व राज्यसभा में नहीं है। ये है। अब हम लोग देखते हैं राज्यसभा का निर्वाचन कैसे होता है। राज्यसभा के लिए निर्वाचन, इलेक्शन फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। पहले हम लोग इसकी चुनाव प्रणाली देखते हैं। इसकी चुनाव प्रणाली क्या क्या है। मेथड ऑफ इलेक्शन, जैसे संविधान सभा ने केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर द्वितीय सदन यानी राज्यसभा के निर्वाचन के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत को अपनाया है। तो यहाँ पर जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को अपनाया गया है। और यह पद्धति भारत में जो है जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव पर लागू होता है।
और इसके अलावा जो है ये जो है राज्यसभा और जो विधान परिषद होता है, विधान परिषद, इसके चुनाव पर यही लागू होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य हैं उसी पे ये लागू होगा। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य पर सिर्फ अनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत लागू होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है मनोनीत सदस्य भी हैं, तो उस पे लागू नहीं होता है। ये जो है मनोनीत सदस्य पर लागू नहीं होता है। इसके अलावा जो है अगर अनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है तो एकल संक्रमणीय मत भी है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संक्रमणीय मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसके आधार पर राज्यसभा में सदस्यों का चयन करते हैं। और यही सिद्धांत जो है, जो हमारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसमें यही पद्धति, यही चुनाव की पद्धति जो है विस्तार पूर्वक बताया गया है। ये चीजें थी इनकी चुनाव प्रणाली। दूसरा है, इसमें शर्त रखा गया है कि निवास संबंधी शर्त तथा खुला मतदान, अगर इसको टॉपिक बना लिया जाए तो कंडीशन ऑफ रेसिडेंस, निवास संबंधी शर्त एंड खुला मतदान, ओपन बैलेट सिस्टम। और इसमें क्या है, तो राज्यसभा के निर्वाचन से संबंधित एक महत्वपूर्ण विवाद यह भी है कि किसी राज्य के प्रतिनिधि को उस राज्य का निवासी होना चाहिए या नहीं। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को लिख लें कि किसी राज्य के प्रतिनिधि को उस राज्य का, यानी कि जो राज्यसभा का सदस्य है उसको जिस राज्य से वो आया उसी राज्य का निवासी होना चाहिए या नहीं, होना चाहिए या नहीं। तो जो हमारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ठीक है, इसके अंतर जो है शर्त रखा गया कि प्रत्याशी को सामान्य तौर पर उस राज्य का निवासी होना चाहिए और उसका नाम उस राज्य की मतदाता सूची में होना चाहिए, उस राज्य की मतदाता सूची में होना चाहिए, ये रखा गया। और ये रखे जाने का उद्देश्य क्या था कि राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करना था। तो यह उचित भी प्रतीत होता था
कि राज्यसभा के सदस्य अपने अपने राज्य के निवासी हो, लेकिन संसद जो है इसमें संशोधन कर दिया। ठीक है, संसद ने 2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया, और इस संशोधन करके जो निवास संबंधी शर्त था उसको हटा दिया और इसी संशोधन के माध्यम से राज्यसभा के चुनाव के लिए खुले मतदान की व्यवस्था, यानी ओपन बैलेट सिस्टम लागू किया गया। अगर ये मतलब 2003 के संशोधन के माध्यम से किया गया, तो इससे पहले क्या होता था? तो इससे पहले जो है गुप्त मतदान था, यानी सीक्रेट बैलेट सिस्टम था, गुप्त मतदान की व्यवस्था थी। अब जो है खुला मतदान होने लगा है। अब हम लोग आगे देखते हैं, राज्यसभा की सदस्यता की शर्त क्या है? राज्यसभा की सदस्यता की शर्तें। कंडीशन फॉर मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा के लिए कुछ शर्त निर्धारित किया गया है। पहला शर्त यह है कि उम्मीदवार जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद जो है 30 वर्ष की आयु से कम नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज यह है, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। नहीं होना चाहिए। और इसमें कहा गया है कि संघ या राज्य में मंत्री का पद, इसको लाभ का पद नहीं माना जाएगा, ठीक है। चौथी चीजें हैं कि प्रत्याशी को अनुन्मुक्त, दिवालिया यानी अनडिस्चार्ज्ड, इंसॉल्वेंट, या फिर इसको हम लोग विकृत मस्तिष्क लिख सकते हैं, यानी अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। और अगली है कि संसद विधि द्वारा कुछ और शर्तें लागू करती है। संसद विधि द्वारा कुछ और अहर्ताएं निर्धारित करें, तो जरूरी है कि उम्मीदवार उन्हें भी धारण करता हो, ये चीजें होंगी। और अगर मान लेते हैं कि कभी प्रश्न उठता है कि कोई प्रत्याशी राज्यसभा का चुनाव लड़ने के योग्य है या नहीं, तो इस प्रश्न राष्ट्रपति को सौंपे जाने का नियम है, और राष्ट्रपति
चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर जो निर्णय देता है वह इस संबंध में अंतिम निर्णय होता है। यानी कि अगर क्वेश्चन लिया जाए कि कोई प्रत्याशी राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए योग्य है या नहीं, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न राष्ट्रपति को सौंपे जाने का नियम है। और इसमें राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर जो निर्णय देता है वह इस संबंध में अंतिम माना जाता है। ऐसा है। अब हम लोग देखते हैं राज्यसभा और उसके सदस्यों का कार्यकाल। राज्यसभा तथा उसके सदस्यों का कार्यकाल, यानी टर्म ऑफ राज्यसभा एंड इट्स मेंबर्स। तो जहां तक राज्यसभा के कार्यकाल का प्रश्न है, तो राज्यसभा जो है वह अस्थाई सदन है। राज्यसभा जो है ये अस्थाई सदन है। और अस्थाई सदन कहने का अर्थ क्या क्या है? तो इसका अर्थ निकल जाता है कि राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है। जैसे कि अगर लोकसभा देखा जाए तो ये साधारणतः जो है 5 वर्ष बाद जो है विघटित हो जाती है, ठीक है। लेकिन राज्यसभा जो है ये कभी विघटित नहीं होती है। तो इसका अर्थ मतलब ये नहीं निकलता है कि राज्यसभा के सदस्य जो है सेवानिवृत्त यानी रिटायर नहीं होते हैं, उनका कार्यकाल निश्चित होता है, ठीक है। जैसे कि राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य 6 वर्षों के लिए चुना जाता है, ठीक है। और ये जो है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के सेनेटरों के बराबर है कार्यकाल के बराबर है। और साथ ही ये है कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और उतने ही सदस्य तथा उतने ही नए सदस्यों का निर्वाचन होता है, ठीक है। इसमें ना तो सभी सदस्य एक साथ सेवानिवृत्त होते हैं और ना ही सभी का निर्वाचन एक साथ किया जाता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अब कौन सा सदस्य कब निर्वाचित होगा,
इसका निर्धारण कौन करेगा? तो इसका निर्धारण जो है राज्यसभा, ठीक है, सदस्यों की पदावधि आदेश 1952 के अनुसार किया जाता है, यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑर्डर 1952 इसके अनुसार किया जाता है कि कौन सा सदस्य कब मतलब रिटायर होंगे। और ये आदेश जो है, यानी यह आदेश जो है, ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति के अधीन, राष्ट्रपति को दी गई शक्तियों के अधीन जारी किया जाता है, दी गई शक्तियों के अधीन जारी किया जाता है। ये चीज है। अब हम लोग देखते हैं राज्यसभा के पदाधिकारी। तो राज्यसभा में दो प्रमुख अधिकारी होते हैं, इसमें जो है दो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, और ये कौन कौन है? एक है सभापति जिसको चेयरमैन कहा जाता है, और दूसरा है उपसभापति जिसको डिप्टी चेयरमैन कहा जाता है। अब जैसे कि जो भारत का उपराष्ट्रपति का पद है, भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति, यानी एक्स ऑफिस को चेयरमैन होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ये चीज है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही किसी को जो है उपसभापति के तौर पर चुनता है। राज्यसभा जो है अपने सदस्यों में से किसी एक को उपसभापति के तौर पर निर्वाचित करती है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वहन कर रहा होता है या किसी अन्य कारण से राज्यसभा में अनुपस्थित होता है, तो उस समय जो है उपसभापति सभापति की भूमिका का निर्वहन करता है। और उपसभापति का स्थान भी यदि रिक्त हो तो राष्ट्रपति राज्यसभा के किसी सदस्य को उसके कर्तव्यों के पालन के लिए नियुक्त करता है। और राज्यसभा में सभापति और उपसभापति को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। ठीक है, जैसे राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वेतन दिया जाता है। और इन दोनों का पद निर्वाह करते समय वो सभी अधिकार प्राप्त होते हैं जो संसद की कार्रवाई
समुचित रूप से चलाने के लिए जरूरी है, जैसे कि सदस्यों को अपने विचार प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करना, मतदान कराना, उसका निर्णय सुनना, कार्यप्रणाली से संबंधित विवादों का फैसला देना और जरूरत पड़ने पर निर्णायक मत भी देना शामिल होता है। ठीक है। और अगर राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति, इसको पद से हटाना है, ठीक है, तो इस आशय का जो नोटिस है यानी प्रस्ताव जो है वो कम से कम 14 दिनों की पूर्व सूचना के साथ रखा जाएगा। और यदि राज्यसभा उस प्रस्ताव को तत्कालीन समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से पारित कर देता है, और जो है लोकसभा उस प्रस्ताव पर सहमति दे देती है, तो जो है उपराष्ट्रपति पद से हटा दिया जाता है। ठीक है। लेकिन जहां पर उपसभापति का प्रश्न है तो इसको 3 प्रकार से पद मुक्त किया जा सकता है। और वो प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है उसकी राज्यसभा की सदस्यता अवधि समाप्त हो गई हो, सदस्यता की अवधि समाप्त हो जाए। दूसरा है सभापति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे दे, सभापति को संबोधित करके अपना इस्तीफा सौंप दे। तीसरा है यदि राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा उसे हटाए जाने का संकल्प रेजोल्यूशन पारित कर दिया जाए। और ऐसा संकल्प पारित करने के लिए जरूरी है, ऐसा संकल्प पारित करने के लिए जरूरी है कि उसके आशय की सूचना, वही सेम है, सूचना कम से कम 14 दिन पहले दी गई हो, ये चीज है। और जब राज्यसभा में सभापति या उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव रखा जाता है तो जो संबद्ध पदाधिकारी है वो कार्रवाई का संचालन नहीं कर सकता है। और राज्यसभा का संचालन कैसे होता है? तो राज्यसभा की गणपूर्ति के लिए सदन की कुल संख्या के 1/10 सदस्यों का उपस्थिति होना जरूरी है, उपस्थित होना जरूरी है। और सभापति का यह कर्तव्य है, सभापति का कर्तव्य है कि इससे कम संख्या होने पर वह सदन को तब तक के लिए स्थगित एडजर्न
कर दे जब तक कि गणपूर्ति पूरी ना हो जाए, ये रखा गया है। 1/10 सदस्य उपस्थित है तो ही संचालन होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग राज्यसभा के कार्य तथा शक्तियां, फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा के पास लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां हैं, लेकिन उसे भारतीय राज्य व्यवस्था के संचालन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। जैसे कि हम लोग इसको बांट लेते हैं, हम लोग जो है इसमें विधायी कार्य व शक्तियां रख लेते हैं एक, दूसरा जो है विशिष्ट कार्य व शक्तियां रख लेते हैं, विशिष्ट कार्य व शक्तियां, तीसरा जो है अन्य कार्य व शक्तियां रख लेते हैं। अब हम लोग इसके अंदर जो है विधायी कार्य और शक्तियां देखते हैं, यानी लेजिस्लेटिव फंक्शंस एंड पावर्स। इसके अंतर्गत जो है क्या क्या शक्ति प्राप्त है, तो पहला है जो गैर वित्तीय विधायक है, गैर वित्तीय विधायकों यानी नॉन फाइनेंशियल बिल्स के संबंध में राज्यसभा को उतनी ही शक्तियां प्राप्त है जितनी लोकसभा को। ये हो गया। ऐसे विधेयक जो है किसी भी सदन में शुरू किए जा सकते हैं और दोनों सदनों के सहमति के बाद ही वो कानून बनता है, तो इसलिए दोनों को जो है बराबर शक्ति दिया गया है। दूसरा, अगर धन विधेयक की बात की जाए, धन विधेयकों यानी कि जो मनी बिल है, मनी बिल्स, इसके मामले में राज्यसभा को सिर्फ इतनी शक्ति प्राप्त है, इतनी शक्तियां प्राप्त है कि वह 14 दिनों के भीतर विचार करके अपनी राय लोकसभा को भेज दें। बस इतनी, यानी कि 14 दिन तक वो रख सकता है और इसकी राय को मानना या ना मानना ये लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है। यानी धन बिल के मामले में, यानी धन विधेयक के मामले में इसके पास जो है उतनी शक्ति नहीं है जितनी लोकसभा के पास है। और जो हमारा तीसरा है वो है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स। इसके मामले में राज्यसभा की शक्तियां जो है लोकसभा के बराबर है, क्योंकि संविधान संशोधन के लिए जरूरी है कि संबंधित विधेयक दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाए। तो इसलिए संविधान, और साथ ही ये भी है कि हम लोगों का जो नया